जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बल्ले के हवाले से इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत जारी है, उसका क्या नतीजा निकलेगा, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपसे शेयर करूंगा। लेकिन उसके साथ साथ एक और ख़बर है तहरीक इंसाफ के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से। वो क्या खबर है वो भी आपको बताऊंगा। अब तक की जो समाअत हमने सुनी है वो आपने क्या पता लाइव देखी ये नहीं देखी, मैं तो उसको लाइव देख रहा था। इलेक्शन कमीशन के वकील मखदूम अली खान साहब जो हैं उन्होंने वहाँ पर जाके मुकदमा आर्ग्यू किया। मखदूम अली खान साहब जो हैं वो जब आर्ग्यू करने आए और उनका नाम मैंने पढ़ा तो मुझे पहले थोड़ी सी वो लगा, खदशा लगा कि ये ना हो कि जस्टिस काजी फायज ईसा पूछ लें कि आपके नाम से पहले मखदूम क्यों आता है, जिस तरह उन्होंने सरदार लतीफ़ खोसा साहब से पूछा था। पर एनीवे ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ, ऐसी कोई बात नहीं हुई, मामला आगे चलता रहा। और काजी फायज ईसा साहब ने कहा कि वो फाइल नहीं पढ़ सके, इस मुकदमे की पूरी फाइल क्या है, पर बहुत सारी डिटेल्स बाद में सामने आती रही। काजी साहब वकील को भी बताते रहे कि इस फाइल के अंदर यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है, वहाँ पे वो चीज़ लिखी हुई है। तो वो फाइल ऑब्वियसली उनके सामने थी, उसको देख के वो करते रहे। और हामिद खान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं वो भी वहाँ पे मौजूद हैं। उनसे भी काजी साहब ने पूछा कि आप क्या करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इसको पोस्टपोन किया जाए, हमारे पास तो अभी तैयारी का वक्त नहीं है, इलेक्शन कमीशन यहाँ पे इस तरह आ गया है, ये इस तरह अपील भी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा अगर आप इसके ऊपर कोई आर्गूमेंट देना चाहते हैं तो आप दें कि ये क्यों नहीं अपील कर सकते यहाँ पे। तो उन्होंने दो मुकदमात का रेफरेंस दिया। उन दोनों मुकदमात का जब वो रेफरेंस दे रहे थे उसको मसलसल जस्टिस काजी फायज ईसा ने काउंटर किया। उन्होंने कहा नहीं, इसका यहाँ पे इतलाक नहीं होता, ये तो आईनी बॉडी है इलेक्शन कमीशन। तो ये मसलसल जो भी वो बात कर रहे थे उनका मसलसल उन दोनों केसेस के हवाले से काउंटर करते रहे काजी फायज ईसा साहब। और आखिर में उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हमने नोट कर लिया है तो हम देखेंगे। पर जो भी बात उन्होंने की उसका काउंटर किया गया। फिर उन्होंने ये भी पूछा कि जनाब ये इलेक्शन कैसे हुए, इलेक्शन कमिश्नर कौन था पीटीआई का। फिर उन्होंने जस्टिस वजीउद्दीन का भी जिक्र कर दिया। और जस्टिस वजीउद्दीन का जिक्र करना, आपको पता है कि माजी में जस्टिस वजीउद्दीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से इल्ज़ामात लगाते रहे, उनके इलेक्शंस के हवाले से इल्ज़ामात लगाते रहे। तो उसका यहाँ पे जिक्र करना आई डोंट नो क्यों ज़रूरी था, पर एनीवे उन्होंने उनका जिक्र किया। उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं मखदूम अली खान साहब, तो उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड आपके सामने वो मामला ज़ेर समाअत नहीं है, आपके सामने ये जो हालिया इलेक्शन है उनका मामला है। उस इलेक्शंस के ऊपर उन्होंने कहा कि जी कौन कौन अनइलेक्टेड यहाँ पे बन गया है, किस तरह हुआ, तमाम सूबों में किस तरह लोग अनइलेक्टेड बन गए। तो वो सारा मामला भी चल रहा है, काजी फायज ईसा सब समाअत कर रहे हैं। फिर अकबर एस बाबर का जिक्र भी आया और अकबर एस बाबर के हवाले से उन्होंने कहा ये फाउंडिंग मेंबर हैं। तो काजी फायज ईसा साहब ने अकबर एस बाबर के वकील को कहा कि भाई पढ़ो वो जो उधर लिखा हुआ क्या है। उसको नहीं पता था, उसने नहीं पढ़ना था। काजी साहब ने उसको याद करवाया कि भाई आप बताएं कि उसमें लिखा हुआ क्या। तो उसमें उन्होंने सारे जो उनके ओहदे थे पीटीआई में, फाउंडिंग मेंबर, दिस दैट, फलाना वाइस प्रेसिडेंट, ये वो जो साबका उनके जितने भी ओहदे थे वो सारे लिखे हुए थे, वो उन्होंने पढ़ के सुनाए। जब वो उस वकील से उन्होंने पढ़वाए, वकील ने जब पढ़ लिए तो फिर उन्होंने हामिद खान साहब से पूछा कि ये आप कैसे कह सकते हैं कि जनाब ये इनके मेंबर नहीं है। और जो सात जज साहब बैठे हुए हैं जस्टिस साहब, उन्होंने भी ये कहा कि फाउंडिंग मेंबर को तो पार्टी से निकाला ही नहीं जा सकता, उसका ओहदा खत्म हो सकता है, उसकी मेंबरशिप कैसे, फाउंडिंग मेंबर की मेंबरशिप कैसे खत्म हो सकती है। तो ये सारा मामला इस वक्त चल रहा है, बड़ी ऑब्जेक्टिवली केस आगे बढ़ रहा है। अब देखेंगे मोअज़्ज़िज़ अदालत क्या फैसला करती है। पर मुझे पीटीआई का केस बड़ा कमजोर लग रहा है। आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड, वेरी सरप्राइज्ड अगर पीटीआई को बल्ले का निशान दिया जाए, क्योंकि ये वही सुप्रीम कोर्ट है जहां पे आरओज का मामला आया था तो कंटेम्प्ट हो गई थी कि भाई क्यों अभी पिटीशन लेके आ गए, क्या जरूरत थी अभी पिटीशन लाने की। जनाब आप इलेक्शन के अंदर किसी किस्म का रखना डालना चाहते हैं तो आज हम ये भी सोच रहे थे कि ऐसा भी मुमकिन है कि वो इलेक्शन कमीशन को कहें कि भाई एक कुछ ही दिनों के बाद इलेक्शंस हैं, आप जाएं टिकट्स का सिंबल्स का अनाउंस करें, इलेक्शंस में डिले ना करें और इलेक्शंस करवाएं। और वो जो इस तरह आरओ वाले मामले पे वो पिटीशन आने के ऊपर उन्होंने गुस्से का इजहार किया था, तो यहाँ भी शायद वो गुस्से का इजहार करें, लेकिन उन्होंने उस किस्म के किसी गुस्से का इजहार नहीं किया, कोई वैसी बात नहीं उठाई जो माजी में हम सुनते रहे कि वो कहते रहे हैं। और अब वही आरओज हैं जिनके मामला उठा था, उनके जो है 96% फैसले जो उन्होंने पेपर्स रिजेक्ट किए थे, अब वो जो उनके फैसले हैं वो ओवरटर्न हुए। पर एनीवे अभी तो ये सब जुडिस मामला है, मुकदमा चल रहा है, जो समाअत है, जो लाइव हम सब लोग देखते रहे कि जो भी पीटीआई के वकील ने बात की उसमें ऐसे लगा कि काजी फायज ईसा साहब उसको काउंटर कर रहे हैं। वह हर चीज़ में जितना उनको बोलने का मौका नहीं देते। हर समाअत के अंदर हम यही देखते हैं, ये हम एक फैक्ट रिपोर्ट कर रहे हैं जो हमें नज़र आता है कि काजी साहब जो है वो पीटीआई के वकील को या बहुत सारे दीगर भी जो वकील हैं
उनको वो एक मिनट भी एक मसलसल जो है अगर वो बोले तो शायद कोई आर्ग्यूमेंट बन जाए। वो चंद सेकंड बोलते हैं तो बीच में इंटरप्शन आ जाती है, लेकिन यकीनन वो कोई ना कोई आईनी पॉइंट या कोई कानूनी पॉइंट आता होगा, तो इस वजह से वो वकील साहबान को टोकते हैं और उनसे पूछते हैं। पर एनीवे एक बात तो इस लाइव समाज से कुछ चीजें क्लियर हुई और ये क्रेडिट जाता है काजी फायज ईसा साहब को। हम लोग ज्यादातर जो हम जैसे लोग हैं जो जिन्होंने बहुत कम अदालतों का जिसे कहते हैं कि वहां पे गए हैं, क्या हुआ साल में आप 3 दफा चले गए, 4 दफा चले गए, या आपने किसी टीवी ड्रामे में देख लिया, फिल्म में देख लिया या किसी और जगह पे देख लिया, तो आपके जहन में भी ये होगा कि जनाब अदालतों के अंदर वकील मसलसल बोलते हैं, वकील 10 मिनट बोलेगा और शायद बीच में एक आधा कोई क्वेश्चन कर ले जज, लेकिन वो कॉन्सेप्ट जो गलत किस्म का कॉन्सेप्ट हमारे जहनों में था वो ये लाइव समाज से क्लियर हो गया कि वकील बेचारे कितना बोलते हैं और जज साहिबान कितना बोलते हैं और कौन से जज साहब कितना बोलते हैं और क्या कुछ बोलते हैं, वो सारा जो है सामने नजर आ गया। वैसे जो अदालतों की कार्रवाई है, बरतानिया की भी एक सुप्रीम कोर्ट है, उसकी भी वेबसाइट है, उसके ऊपर भी आप जाके देख सकते हैं कि वहां पे कैसा होता है, दीगर जगहों पे कैसा होता है दुनिया भर में। अब मुकदमे की जो समाअत है वो 1:30 बजे तक रोक दी गई है। काजी फायज ईसा साहब ने कहा वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की वहां पे हेयरिंग है, वहां पे जा रहे हैं। ये वही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की हेयरिंग है जिसकी वजह से जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब ने, जिसके ऊपर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब ने अदम एतमाद का इजहार करते हुए इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि काजी फायज ईसा के खिलाफ केस आया, उनकी खानदान की जायदादों का केस आया लंदन में, इधर उन्होंने मनी ट्रेल देने के बजाय वो अपना मुकदमा ले गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इफ्तिखार चौधरी साहब के ऊपर केस आया, उनका मुकदमा ले गए जनाब वो सुप्रीम कोर्ट में, वहां पे उनका मुकदमा एतजाज एहसन साहब ने लड़ा, लेकिन जब जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब अपना मुकदमा लेके गए सुप्रीम कोर्ट में, उनको स्टे नहीं दिया गया और कार्रवाई जारी रखी गई और जिसके ऊपर अदम एतमाद का इजहार करते हुए उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया। और उसके बाद फिर जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी इस्तीफा दे दिया और ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई चल रही थी उसके ऊपर जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी अदम एतमाद का इजहार किया, इख्तलाफी नोट लिखा, इख्तलाफी खत लिखा, वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब उस बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने फौजी अदालतों को कालादम करार दिया था। फिर उसके ऊपर अपील हुई और बाद में जो दूसरा बेंच बनाया काजी फायज ईसा साहब ने और उस पैनल ने, वो जो कमेटी बनाती है बेंच, उस बेंच ने जनाब वो एक तरह से उस फैसले को सस्पेंड कर दिया और फौजी अदालतों को काम करने की इजाज़त दे दी। पर एनीवे ये दोनों जज साहिबान फौजी अदालतों के खिलाफ जो फैसला आया था जिसमें यह फैसला किया गया था कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता, ये दोनों जज साहिबान उस बेंच का हिस्सा थे। अब दोनों मुस्ताफी हो चुके हैं। अच्छा, आखिर में एक खबर है जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खबर है। गैवी जो जिसे गालिबन कुछ लोग गावी कहते हैं, कुछ गैवी कहते हैं, जिस तरीके से आप उसको प्रोनाउंस कर लें, ये जो ग्लोबल अलायंस है वैक्सीन्स का कि दुनिया भर में वैक्सीन्स किस तरह होती हैं, ये बहुत बड़ा मतलब ये इतना बड़ा अलायंस है कि आप सोच नहीं सकते। इसमें जो बिल गेट्स की फाउंडेशन है वो भी इनके साथ काम करती है, यूनिसेफ भी इनके साथ काम करती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इनके साथ काम करती है और बुनियादी तौर पे दुनिया भर में जो वैक्सीन्स होनी हैं और गरीब ममालिक में, दीगर ममालिक में, उसमें ये अपना किरदार अदा करते हैं और वैक्सीन्स करते हैं। और इनका जो बजट है 2021 से 2025 के दौरान जो इनकी सिर्फ डोनेशंस हैं, जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, वो 21 अरब डॉलर की हैं। वो 21 अरब डॉलर की होंगी जो इन 4 सालों के दौरान जो इनको पैसा मिलेगा वो 21 अरब डॉलर का ये इस अरसे के दौरान इनको डोनेशंस मिलेंगी। पहले भी इनके पास अरबों डॉलर मौजूद हैं, अरबों डॉलर का इनका बजट है। और ये जो गैवी है उन्होंने अब फैसला क्या किया है, उन्होंने फैसला ये किया है कि जो उनके बोर्ड है उसने फैसला किया कि सेनेटर डॉक्टर सानिया निश्तर को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना दिया गैवी का। जी हाँ जी, डॉक्टर सानिया निश्तर को। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खबर है। ये वही सानिया निश्तर हैं जो एहसास प्रोग्राम को लीड कर रही थी, जिनको इमरान खान ने एहसास प्रोग्राम के ऊपर एज ए लीड लगाया। वो उन्होंने बहुत सारे मंसूबे शुरू किए, एहसास प्रोग्राम के तहत बहुत सारा काम किया, आलमी सतह पे उसको रिकग्नाइज किया गया। लेकिन पाकिस्तान में इनको कितना रिकग्नाइज किया जाता है, ये नहीं किया जाता, वो एक अलग बहस है। पर एनीवे ये जो है अब गैवी की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गई हैं। वो जो एहसास प्रोग्राम था उसको बाद में बंद कर दिया गया और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के नाम से वो शुरू हो गया और उसकी जो चेयरपर्सन या उसकी जो लीड पर्सन है वो शाजिया मरी साहिबा हैं। वो जब MNA थी उनको किसी ने, कोई एम्बुलेंस किसी इदारे ने की थी, डोनेट की थी, तो उन्होंने उस एम्बुलेंस के ऊपर अपना नाम लिखवा के MNA शाजिया मरी अपने इलाके में भिजवा दिया था। ऐसे आज तक आपने कभी देखा है कि डॉक्टर जो सानिया निश्तर हैं उनका नाम कहीं पे हो
कि उन्होंने किसी जगह पे लिखवाया हो। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि सानिया निश्तर जैसे जो लोग हैं वो उनको आलमी दुनिया रिकग्नाइज कर रही है, इतने बड़े लेवल पे रिकग्नाइज कर रही है, लेकिन पाकिस्तान में वो एहसास प्रोग्राम जो है उसको उस तरह नहीं चलने दिया गया जिस तरह इमरान खान के दौरे हुकूमत में वो चल रहा था, जिस तरह सानिया निश्तर साहिबा वो चला रही थी। और ये उस चीज़ की गवाही है, ये उस चीज़ का सबूत है कि कैसे मेरिट के ऊपर वो प्रोग्राम चलाया जा रहा था। और आज सबसे बड़ी उसकी आलमी गवाही आ गई कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन अलायंस जो यूनाइटेड नेशंस और सारे वो मैंने आपको तफसील बताई जिनके साथ वो काम करता है, जिसका अरबों डॉलर का बजट है। ये वही डॉलर हैं जो 1 अरब और 700 मिलियन लेने के लिए जो है हम कितने तरले मिन्नते करते हैं। और आजकल खबर आ रही है कि जी IMF ने अगले 700 मिलियन भी हमारे जारी कर दिए। और दूसरी तरफ डॉक्टर सानिया निश्तर उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाएंगी जिसके अरबों डॉलर का जो है सालाना जिसका बजट है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने टैलेंटेड जो लोग हैं उनको हम अपने मुल्क में कितनी इज्जत देते हैं। क्या ये नहीं था कि जनाब वो अपना काम जारी रखती हैं और वो उस प्रोग्राम को जारी रखती हैं? वो प्रोग्राम किसी जमात का तो नहीं था, वो प्रोग्राम तो पाकिस्तानियों का था। पर एनीवे ये गवाही है कि कैसा ज़बरदस्त एक सिस्टम बनाया सानिया निश्तर साहिबा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत के अंदर, और उसकी रिकग्निशन आलमी सतह पे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकती। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।